हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ सॉलिड स्टेट। तो क्विक रिवीजन है तो बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये सॉलिड स्टेट को या सॉलिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन जो अमॉर्फस पार्टिकल होते हैं उनमें रैंडम अरेंजमेंट होती है। किनकी? जिन पार्टिकल से वो बना होता है, रैंडम अरेंजमेंट। राइट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनकी सरफेसेस फ्लैट और शार्प एजेज होती हैं, यानी फ्लैट सरफेसेस एंड शार्प एजेज होती हैं। जबकि अमॉर्फस में इन जनरल इनकी जो ना तो इसमें फ्लैट सरफेसेस होती हैं या फेसेस होते हैं और ना ही शार्प एजेज होती हैं। इसी टाइप से अगर हम अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे किसी शार्प नाइफ से तो इसमें इवन सरफेसेस जनरेट होती हैं। इवन सरफेस जनरेटेड व्हेन कट विद शार्प नाइफ। लेकिन ऐसा अमॉर्फस में नहीं होता, उसमें अनइवन सरफेस जनरेट होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में फ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता कि वहीं उस जगह ही सब सब्सटेंस मेल्ट होगा। फ्यूज होता है, मतलब एक रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे डेल्टा एच फ्यूजन वगैरह, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ऐसे डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, जैसे गिलास जिसका एग्जांपल आप जानते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक में क्या होता है, एक्चुअली प्रॉपर अरेंजमेंट होने के कारण जब हम अलग अलग डायरेक्शन में उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो अलग अलग मिलती हैं, उसे हम एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास यूनिट सेल्स। हमारे पास तीन तरह की, एक्चुअल में होती तो चार तरह की यूनिट सेल हैं। वो कौन कौन सी होती है? नंबर फर्स्ट सिंपल क्यूबिक सेल, नंबर सेकेंड बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, नंबर थर्ड फेस सेंटर्ड सेल एंड नंबर फोर्थ एंड सेंटर्ड सेल। हमें एंड सेंटर्ड सेल नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। एससीसी का फुल फॉर्म सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड सेल, ईसीसी एंड सेंटर्ड सेल। एससीसी में जो एटम्स होते हैं वो केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स। एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स। कौन प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पर? एटम। मैंने पहले बोल दिया एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। और एक बात बता दूं, जितने भी क्यूब हैं उसमें क्यूब का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर, वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर रहता है। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम का हम 1/8 पार्ट लेते हैं। इसी टाइप से जो उसका फेस होता है वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर रहता है, तो फेस पे प्रेजेंट एटम का हम हाफ पार्ट लेते हैं। इसी टाइप से जो एज होती है, एज 4 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है, तो हम एज सेंटर में प्रेजेंट एटम का 1/4 पार्ट लेते हैं। इसी टाइप से अगर कोई एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, तो हम उसका कंप्लीट पार्ट लेते हैं, यानी 1 कंसीडर करते हैं उसको एज इट इज। तो मैंने बोला हुआ है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल है डेफिनेटली उसमें 8 कॉर्नर होंगे। अब मैं स्ट्रक्चर यहाँ नहीं डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो एटम्स है वो केवल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसमें जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे जेड, वो कितने आएंगे? 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी यूनिट सेल इज 1। बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे सभी में होंगे,
एंड सॉरी बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में होंगे, यानी कि यहाँ जेड कितना आ जाएगा, तो कॉर्नर प्रेजेंट एटम यानी 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट एटम, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2। यानी कि बॉडी सेंटर सेल के लिए हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 लेने हैं। इसी टाइप से एफसीसी में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लीज याद रखिएगा, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। अगर फेस सेंटर पे होंगे एटम्स तो इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू हमारे पास 1/8 इंटू 8, ये तो कॉर्नर के कारण आ गया, प्लस फेस सेंटर 1/2 इंटू 6, यानी ये हमारे पास कितना आ गया, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। तो ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, एंड सेंटर्ड में एटम कहाँ होते हैं, एंड सेंटर में कॉर्नर पे तो होते हैं, साथ में किन्हीं भी दो अपोजिट फेस सेंटर पे भी एटम्स होते हैं, उसे हम एंड सेंटर बोलते हैं, जिसे हमें इसमें नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखना है क्योंकि उसका आगे चल के हमें यूज है। ओके, चलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और डिफाइन कर देता हूँ। जो एचसीसी होता है हमारे पास, एचसीसी में एज लेंथ EDG, एज लेंथ ए इक्वल टू होता है 2r, यानी रेडियस ऑफ एटम। याद रखिएगा प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ए। इसी टाइप से बीसीसी में एज को हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम एज कैलकुलेट करनी होती है बीसीसी में, तो बीसीसी में एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पर। यानी हम एक डायगोनली जाएंगे, डायगोनली भाई एक क्यूब होता है, क्यूब में डायगोनल आप समझते हैं, और डायगोनल होता है √3a, तो बॉडी डायगोनल √3a इक्वल टू उस पर हमें 4r मिलेगा, तो a इक्वल टू आप बना सकते हैं 4r अपॉन √3। ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल को मैंने शॉर्ट में BD लिख दिया। इसी टाइप से जब हम फेस सेंटर्ड की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड में होता क्या है, एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और फेस सेंटर पे, तो एक फेस सेंटर पर, फेस से एक फेस पर ही एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाओगे, यानी फेस डायगोनल जाओगे। फेस डायगोनल हमारे पास होता है √2a, और √2a इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 4r। ये हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है, यानी a इक्वल टू आप बोल सकते थे 2√2r। ठीक है, बस अब उससे याद रखिएगा, ये आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और z। अच्छा, इसमें एक और चीज, पैकिंग फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, z इंटू 4/3 πr³ अपॉन a³, ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। तो जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो एचसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आती है 0.52 अप्रॉक्स, यानी परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 52%। हाँ, क्वेश्चन में कई बार परसेंटेज एम्प्टी फ्रैक्शन पूछ लेते हैं, एम्प्टी फ्रैक्शन, ये एफ का मतलब एम्प्टी फ्रैक्शन, तो आप 100 - 52 करके उसका आंसर निकाल सकते हो। राइट, मैं आंसर जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, जिससे कि आप जब 100 - 52 करें तो कुछ सेकेंड्स के लिए आपका दिमाग वहाँ एक्टिव हो और सोचें आप। इसी टाइप से बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ आता है 0.68%, तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होगी, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 68%। अब क्वेश्चन देख लेना आप लोग, सॉरी ऊपर परसेंटेज नहीं लगाना था, यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन है तो पॉइंट में ही आएगा, मैक्सिमम फ्रैक्शन तो किसी भी चीज़ का 1 ही होता है। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 68%, और एम्प्टी फ्रैक्शन अब आप निकाल लेना 100 माइनस करके, राइट, ये चीज़। इसी टाइप से एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन, होता है 0.74 परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 74%, एम्प्टी फ्रैक्शन या परसेंटेज एम्प्टी फ्रैक्शन इक्वल टू 100 - 74, ये आप कैलकुलेट कीजिए। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज मैंने आपको बता दी, इन पर मे भी क्वेश्चन आ जाए। सॉलिड स्टेट मुझे इतना लग नहीं रहा है कि इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं या आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको लिमिटेड पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उतना याद कर लें, बेहतर है। चलिए, ये मैंने अभी आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दिए। यहाँ पर एक और चीज़ देखो, इसमें सिंपल क्यूबिक सेल में जो वॉइड बनता है, वॉइड, वो कौन सा वॉइड बनता है, वॉइड। सिंपल क्यूबिक सेल में जो वॉइड बनता है वो बनता है क्यूबिकल वॉइड, और क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड
क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, यानी जितने एटम से मिलकर वॉइड बन रहा है उसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, राइट। और ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। इसी टाइप से बॉडी सेंटर्ड सेल में, बॉडी सेंटर्ड सेल में हम किसी वॉइड की बात ही नहीं करेंगे, हमें बात करनी है सीधी एफसीसी में। फेस सेंटर्ड सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह के वॉइड बनते हैं, दो तरह के वॉइड बनते हैं, टाइप ऑफ वॉइड। एक होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ओवी फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टीवी फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 4। इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, प्लीज आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और यहीं बोल देता हूं, जब भी क्वेश्चन में एचसीपी आ जाए, एचसीपी हेक्सागोनल क्यूबिक क्लच पैकिंग की बात करते हैं, एचसीपी आ जाए या सीसीपी आ जाए, उसके अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही बनते हैं। तो आप जब भी एचसीपी और सीसीपी आ जाए आप उसे एफसीसी की तरह ट्रीट करें। मैं दोबारा बोल देता हूं, एचसीपी हो या सीसीपी हो, हालांकि डिफरेंस होता है बट आप उसको ट्रीट किसकी तरह करेंगे, एफसीसी की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसका मतलब उसमें जब पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताना होगा तो आप 74% बताएंगे। इसी टाइप से आपको उसमें वॉइड बताने होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताएंगे, राइट। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ओके तो अब ये जो यूनिट सेल्स होती हैं इनसे मिलकर, अगर कोई और चीज याद आएगी तो मैं ऊपर बता दूंगा इसको, इनसे मिलकर हमें एक, ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्रिस्टल, ये जो यूनिट होती हैं ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, 7 बेसिक यूनिट जिसे हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम मैंने हेडिंग डाली हुई देखो, 7 प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्रीवियस, शुरुआत में 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, देयर पॉसिबल वेरिएशंस, इनकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में हमारे पास 3 तरह के पॉसिबल वेरिएशन है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। कितनी तरह के, 3 तरह के, याद कर लीजिएगा भाई। उसमें कई बार आता है कितने तरह के वेरिएशन है, केवल नंबर पूछ लिया जाता है तो 3 याद रखने का है। क्यूबिक में 3 तरह के वेरिएशन मिलते हैं। और एक्सियल डिस्टेंस इसमें होता है A = B = C, एक्सियल एंगल अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। एग्जाम्पल NaCl, कॉपर, कॉपर लिखा है ये केवल, जिंक ब्लेंड, ये एग्जाम्पल है इसके। टेट्रागोनल में 2 तरह के वेरिएशन होते हैं, एससीसी, बीसीसी। A = B ≠ C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इसमें एग्जाम्पल Y10, SnO2, TiO2, CSO4 एटसेट्रा। इसी टाइप से ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप के मिलते हैं। वैसे भी देख लो ऑर्थोरोम्बिक की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, यानी इसमें आप याद रखो मैक्सिमम 4 टाइप के इसमें हैं। देखो यहाँ पर ECC का नाम आया है, ECC इसीलिए ऊपर मैंने बता दिया कि ECC का यूज केवल इसमें वेरिएशन दिखाने के लिए, बाकी ECC अलग से स्टडी नहीं करना था, इसलिए मैंने उसका नाम ऊपर आपको बताया। यहाँ A ≠ B ≠ C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। रोम्बिक सल्फर होता है इसमें एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर रोम्बो वर्ड आ रहा है, यानी रोम्बिक सल्फर एग्जाम्पल तो याद हो ही सकता है आपको, KNO3, BSO4 एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। ये होता है प्रिमिटिव, यानी कि इसमें केवल एससीसी होती है, एससीसी यानी केवल एक होती है, एक। अच्छा प्रिमिटिव के सेल कहीं लिखा हो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उसमें एससीसी यूनिट सेल की। A = B ≠ C, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, गामा गामा = 90 डिग्री, सही कर लेना, गामा = 120 डिग्री, गामा = 120 डिग्री। दोबारा अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, गामा = 120 डिग्री। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ZNO, CDS एटसेट्रा। नेक्स्ट इज ट्राइगोनल, यानी इसको रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। इसमें भी सिंपल क्यूबिक सेल आती है, ये 1, इसमें एक ही टाइप का मिलता है। A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। CaCO3 यानी कैल्साइट बोलते हैं, सिन्नेबार बोलते हैं, HGS को याद रखिएगा। तो CaCO3 कैल्साइट इसका एग्जाम्पल है, सिन्नेबार यानी HGS इसका एग्जाम्पल है। हो सकता है कैल्साइट लिखा हो तो प्लीज पहचानना है किसका एग्जाम्पल है। मोनोक्लिनिक में 2 तरह के होते हैं, एक SCC और ECC, यानी पहला वाला और आखिरी वाला। और इसमें A ≠ B ≠ C, अल्फा = बीटा अल्फा = गामा = 90 डिग्री, बीटा ≠ 90। ये एज वगैरह याद करके जाइए, हो सकता है कोई क्वेश्चन मिल जाए मीन्स में, पहले तो इस पर काफी कुछ क्वेश्चन आते थे। अच्छा मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4.10H2O इसके एग्जाम्पल हैं।
अब मोनोक्लिनिक वर्ड आ गया तो मोनोक्लिनिक सल्फर, इसमें एग्जाम्पल याद रख ही सकते हो आप। ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक में एक ही टाइप का होता है सिंपल क्यूबिक सेल, ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, K2Cr2O7 इसका एग्जाम्पल है, CuSO4.5H2 इसका एग्जाम्पल है, H3BO3 इसका एग्जाम्पल है। ये टेबल आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको क्लियर होगी, राइट। अब इसके बाद में एक टर्म आती है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला था Zm/A³ इंटू Na। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल D इज इक्वल टू Zm/A³ इंटू Na। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए SCC BCC में, प्लीज आप इसको सॉल्व कर लेना। डेंसिटी पूछी जा सकती है, कैलकुलेट करवाई जा सकती है। जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वैसे मैंने ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब किसी एक एटम को नंबर ऑफ एटम कितने डायरेक्टली टच कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम बोलते हैं। इसी टाइप से जब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड की बात करते हैं तो एक ही एटम को, सॉरी एक वॉइड को कितने एटम्स मिलकर बना रहे हैं, यानी वो वॉइड कितने एटम्स के बीच में बन रहा है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, राइट। तो यहां पर मैं जो बोलने वाला हूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम बोलने वाला हूं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक, वो SCC बात कर रहा हूं मैं, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एटम के अंदर होता है 6। स्ट्रक्चर सबको पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं अपने नोट्स में। यहाँ कोई रिवीजन है तो मुझे डायरेक्ट बताना पड़ रहा है। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल में, ये होता है 8। इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल में अच्छा ये याद रखिए प्लीज, मैं यहाँ एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, और ये होता है हमारे पास 12, राइट, जिसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वगैरह में पढ़ते हैं। ये सब चीजें मुझे लगता है बात क्लियर है इतनी सी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप की पैकिंग होती है। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यहां लिख देता हूं सारी सर। हम यहां पर नेम ऑफ पैकिंग लिख देता हूं मैं, एक्चुअली यहां पर नेम ऑफ पैकिंग, ये हमारे पास टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। किस टाइप की अरेंजमेंट होगी तो टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगी, टाइप ऑफ अरेंजमेंट, राइट। और इसमें कौन सी यूनिट सेल बनती है आपको बता देते हैं। यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सी हो जाएगी, यूनिट सेल। और यहाँ पर जो वॉइड बनेगा वो कौन सा वॉइड बनेगा, वॉइड, ठीक ना। ये मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। एक्चुअली मुझे इस फॉर्म में अच्छे से याद भी है, तो मैं आपको ये शॉर्ट में इसी टाइप से, मैं अलग अलग लिखता तो उसमें कंपैरिजन शायद आप नहीं कर पाते। बड़ा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर अगर बने तो, क्योंकि मुझे अभी तो लग नहीं रहा कि मेंस में इस पर ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला नंबर फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, लेकिन प्लीज पढ़ना आपको सब, ये क्वेश्चन तो आ सकता है, ये मना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। ए टाइप की पैकिंग होती है, सारे लेयर एक जैसी होती है, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम होते हैं, इस टाइप से अरेंजमेंट होती है, राइट। इससे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है, यानी SCC टाइप का यूनिट सेल बनता है। ओके, ये जो पैकिंग मिलती है SCC में मिलती है हमको, राइट। और यहाँ पर क्यूबिक वॉइड, हमें जो वॉइड मिलता है वो कौन सा वॉइड मिलता है, क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। इसी टाइप से सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है ट्राइगोनल क्लोज पैकिंग, सॉरी ट्राइएंगुलर क्लोज पैकिंग। ट्राइएंगुलर क्लोज पैकिंग, इसको आप ना ही पढ़ो तो ठीक है, ट्राइएंगुलर क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा सिग्निफिकेंस आपको नहीं दिया गया है।
हम पढ़ाते हैं इसलिए मैं रिवीजन में बस इसको बता रहा हूँ। इसमें भी ए टाइप की पैकिंग होती है। इसमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो रोम्बोहेड्रल मिलता है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, राइट। और ये ट्राइंगुलर वॉइड बनाता है, ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है ना। थर्ड है हमारे पास, ये आपको पढ़ना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसकी बात मैं HCP बोल रहा था, ऊपर बोला था ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में HCP को आप याद रखिएगा, ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, यानी फर्स्ट सेकंड लेयर, फर्स्ट थर्ड, मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम होगी, फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर सेम होगी। आप बी से जाओगे तो फर्स्ट थर्ड सेम होगी, ए से जाओगे तो फर्स्ट और थर्ड सेम होगी, ध्यान रखिएगा इसको, ये HCP आता है। लेकिन यहीं पर मैं बता देता हूँ, फोर्थ इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में CCP पैकिंग बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि यहां पर जो अरेंजमेंट होती है वो ए बी सी टाइप की होती है भाई, यानी कि इसमें फर्स्ट और थर्ड लेयर डिफरेंट होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफरेंट मिलती हैं, फिर फोर्थ नंबर पे अलग लेयर आएगी, तो इस टाइप से। अच्छा, ये दोनों लेकिन FCC टाइप होते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो FCC टाइप सॉल्व करना, आपको आंसर तो वही है मेरा, ठीक है ना। अब इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो वॉइड बनता है या जो स्ट्रक्चर मिलती है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल मिलती है, हेक्सा, लेकिन आप करेंगे सॉल्व फिर भी FCC से, हेक्सागोनल यूनिट सेल। भले ही नाम कुछ भी लिख दूं मैं यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको पहले नाम तो मुझे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि एक्चुअल में ये चीज एग्जिस्ट करती है, बट जब आप क्वेश्चन फ्रेम करें तब सारे क्वेश्चन FCC चिपका दें, सब आंसर आ जाएंगे, टेंशन ना लो, है ना। एक हाथ कोई चेंज होता है, बाकी सारी चीजें आपके आंसर्स मिल जाएंगे उससे। इसमें भी दो तरह की वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, इसमें भी दो तरह के, इसमें जो बनता है वो बोलता है FCC टाइप, ये FCC यूनिट सेल होती है। इसमें भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें फिर से मैं बता दूं, टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटम्स, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, इनका हम रेशियो लिखने वाले हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ये रेशियो होता है X 1:2 कर देते हैं, 1:1:2। यानी अगर आपने एटम्स उसमें X सपोज किए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड X होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 2X होंगे, जस्ट डबल। अब इसमें ध्यान से सुन लो, ये पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, ये HCP या CCP या FCC में ही एग्जिस्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों से जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो वो सिंपल क्यूबिक सेल में और बॉडी सेंटर्ड सेल में भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की काउंटिंग चिपका देते हैं। FCC में अगर आप बात करेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, इसका मतलब ये कि उसके अंदर जो टोटल हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो 4 होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे। तो आप प्लीज 4 से काउंट ना करें, आप तो X मान के काउंट करें, तब भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये एग्जिस्ट कहां करते हैं ये बात भी समझ लो। FCC में ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड की एग्जिस्टेंस, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल, 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल, यानी कि आप वैसे ही समझ लो इस बात को, एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होंगे और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे, यानी 4 पर कितने मिलेंगे, 8। वैसे ही क्लियर हो गई बात। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करते हैं एज सेंटर पर, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। सो प्लीज याद रखिएगा, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर एग्जिस्ट करते हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओके। ये मैंने आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग वगैरह के बारे में कुछ बताया। अब हमारे पास एक और चीज आती है इसमें, हेक्सागोनल यूनिट सेल की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ
हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, बहुत बेहतर है अगर आ गया तो। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है यहाँ पर हमारे पास 24√2 R3, 24√2 R3। राइट। और इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं? टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आते हैं इसमें 6। हेक्सागोनल यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी जेड की वैल्यू होती है 6। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको याद रहेगी। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन, अभी भी मैं फिर से बता दूं, पैकिंग फ्रैक्शन इसके अंदर कितना होगा? 74%। सो प्लीज आप इसको बिल्कुल क्लियर करके रखो दिमाग में। मैंने सिर्फ यही दो डिफरेंस थे और कोई डिफरेंस इसमें नहीं था। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ओके, इसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। ये वैल्यूज क्या होती हैं? इसमें हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि रेडियस ऑफ कैटाइन इज लेस देन रेडियस ऑफ एनाइन, ऐसा हम मान के चलते हैं। यानी x की वैल्यू यानी RC अपॉन RA की वैल्यू क्या क्या होती हैं? 0.155 से लेकर 0.225 तक, 0.414 तक, 0.732 तक और 1 तक, ये वैल्यूज होती हैं। यानी मैं यहां पर 2 साइन लगा देता हूं, ठीक, यहां से यहां तक। अब इस बात को जरा समझना है, यहां पर 0.155 से स्टार्ट होती है और 0.225 से पहले तक, 0.155 से स्टार्ट होती है और 0.225 से पहले तक बोला है मैंने, पहले तक। सुनाई दे गया? 0.155 से स्टार्ट होती है और 0.225 से पहले तक, मतलब हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड मिलेगा। कहां तक? दोबारा डेटा याद कर लो, 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में हमें मिलेगा ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है ना। अब यहां से जो आपके पास क्वेश्चन है वो याद रखने का है, 0.225 से लेकर 0.414 से पहले तक, यानी इसके बीच में 0.414 से पहले तक हम, ठीक है, बाउंड्री लाइन जैसे हम कई चीज़ों में बात करते हैं, बाउंड्री लाइन फिक्स कर देते हैं तो 0.414 तक बोलते हैं, बट 0.414 इंक्लूड नहीं होता है इसमें। 0.414 से तो नया वॉइड स्टार्ट हो जाता है, मैं डेटा बोल रहा हूं अभी आपको, और 1 तक। तो मैं वापस बोलता हूँ, 0.155 से लेकर 0.225 तक बोला था मैंने ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, लेकिन 0.225 से लेकर 0.414 तक टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। 0.414 से लेकर 0.732 तक हमें मिलता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 0.732 से लेकर 1 तक क्यूबिकल वॉइड, यानी सबसे बड़ा वॉइड क्यूबिकल वॉइड होता है, ये ट्रायंगुलर वॉइड होता है, ट्रायंगुलर वॉइड। मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि ट्रायंगुलर वॉइड 2D में होता है, जबकि ये सभी चीजें 3D में है। तो आपको मेनली 3D का केस याद करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सारे वॉइड्स के मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिए। आपको पता है कि टेट्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कितना होता है? 4। ऑक्टल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। और क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। मैंने बता रखा है आपको ये चीज, है ना। ट्रायंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 3 होता है। ट्रायंगल बनेगा 3 एटम से बनेगा यार, उनके बीच में जो वॉइड होगा वो। अब लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि इसमें एक चीज और आती है, स्क्वायर प्लेनर, नाम सुना होगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, जो ऑक्टेल की स्ट्रक्चर होती है उसमें से पिरामिड हट जाते हैं। तो जो स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो वॉइड होता है, स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो वॉइड होता है उसका साइज होता तो किसके बराबर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बराबर। और उसका ग्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 4। तो प्लीज इसमें एक आपको चीज याद रखनी पड़ेगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना हैवी क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप से अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेंस में, पूछा जाएगा, बट फिर भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन याद सब कुछ करना है, हो सकता है आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स भी होते हैं इनके, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, यहाँ पर जो एग्जाम्पल के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ,
रेड कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब आप समझना यहाँ पर मैंने बोला है 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में, यानी कि हमें टेट्रल वॉइड मिल रहा है। टेट्रल वॉइड का एग्जांपल है हमारे पास ZnS, जिंक सल्फाइड। इसी टाइप से 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में, 0.73 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं NaCl, एक और कोई सा एग्जाम्पल आता है SRO, हाँ SRO आता है, SRO प्लीज आप याद रखना SRO। अगर स्क्वायर प्लेनर आ जाए, स्क्वायर प्लेनर, SP का मतलब स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर अगर आ गया तो आपके पास एक एग्जाम्पल है कॉमन, आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा होता PtCl4 डबल नेगेटिव, होप सो। लेकिन ये वाला केस आप अलग ही रखो सबसे, है ना, कॉमन एग्जाम्पल तो याद रख सकते हैं। क्यूबिकल वॉइड में सीजियम क्लोराइड, भाई क्यूबिकल वॉइड में सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड क्यूबिकल वॉइड। और मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन याद होगा तो ठीक है कर लेना, ठीक है। बस सीजियम क्लोराइड तो है इसमें। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें कुछ आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जैसे हम सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सीजियम क्लोराइड में सबसे पहली बात ये BCC टाइप स्ट्रक्चर होता है। BCC टाइप स्ट्रक्चर होता है मतलब ये कि सीजियम पॉजिटिव बॉडी सेंटर में होता है, बॉडी सेंटर, और Cl नेगेटिव कॉर्नर्स पे होता है, ठीक है ना, ये बात। तो इसमें आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे सीजियम क्लोराइड में। अच्छा, इसमें जब आप लिखते हैं इन चीज़ों को तो प्लीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है आपको कि आप कैसे स्टडी कर रहे हैं। अब मैंने आपको इसमें बताया कि जो सीजियम क्लोराइड में सीजियम है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, सॉरी सीजियम क्लोराइड कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में, और क्लोराइड कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। तो एक बॉडी डायगोनली जब आप जाओगे तो कॉर्नर से आयनिक कंपाउंड्स में बोल रहा हूँ अब ये बात, अब वो SCC BCC FCC की थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ जिसमें सारे एटम सेम होते थे। यहाँ पर जब एक बॉडी डायगोनली आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं आपको सीजियम मिलेगा, यानी कि बॉडी डायगोनल √3a इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2Rc + Ra, राइट। डेंसिटी का फॉर्मूला वही Zm/A³ इंटू Na, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। हाँ एक बार यहाँ मैं पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला डाल देता हूँ यहाँ पर, Zc इंटू 4/3 πr³ यानी πrc³ प्लस Za इंटू 4/3 πra³ इज डिवाइडेड बाय A³। ये टर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। Za का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ एनाइंस, Zc का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटाइन, Rc का मतलब है रेडियस ऑफ कैटाइन, Ra का मतलब है रेडियस ऑफ एनाइन, राइट। NaCl के केस में आप समझ लो। अच्छा, इसमें मैं वापस बोलता हूँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS पॉजिटिव आयन 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 8। बाकी पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया, यानी कि यहाँ पर 8:8 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसे 1:1 नहीं बोलना है। मैंने बोला है मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स ही डिस्क्राइब कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत लेंथी वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलता। ये वीडियो वैसे भी काफी लेंथी हो गया है, इतना मैंने नहीं सोचा था। सेकेंड इज रॉक सॉल्ट की बात करते हैं। रॉक सॉल्ट में हमारे पास NaCl की बात करते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पहली बात तो ये कि Na पॉजिटिव आयन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, Na पॉजिटिव हम पढ़ाते ऐसे हैं कि Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है कॉर्नर एंड फेस सेंटर। दोबारा सुन लो, Cl नेगेटिव आयन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। इसलिए इसकी क्वांटिटी होती है 4, यानी इसकी जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ गए वो कितने आ गए, 4। ऐसे ही Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और मैंने आपको बोला था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं एच सेंटर पर और बॉडी सेंटर पे। इसकी भी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 4। यानी कि एक्चुअली एक यूनिट सेल में 4 NaCl टाइप, यानी इसका एक्चुअल फॉर्मूला Na4Cl4 टाइप होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, हम NaCl पढ़ते हैं तो NaCl पढ़ेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि A एंड B NaCl टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब समझना, A एंड B NaCl टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आप बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। A is present at the place of Cl and B is present at the place of Na। तो उसके केस में आपको A4 B4 ही लिखना पड़ेगा, आप A भी मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। NaCl में ठीक है हम बोलते हैं NaCl, बट जब आप किसी से इसको रिप्लेस करें तो आपको उसकी यूनिट 4 ही आनी चाहिए इस टाइप से।
पैकिंग फ्रैक्शन के लिए वही सेम फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर सुन लो, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 6:6। इसका मतलब ये कि 6 Na पॉजिटिव, सॉरी 1 Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयन, और वाइस वर्सा, मतलब 1 Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 1 Na पॉजिटिव आयन, 1 Na पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय 1 Cl नेगेटिव आयन, मतलब एक दूसरे को सराउंडेड कर रहे हैं, और ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एक Na पॉजिटिव 6 Cl से सराउंडेड होता है, या एक Cl 6 Na से सराउंडेड होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो 6:6 लिखना, 1:1 नहीं लिखने का है। ये बताता है कि एक एटम कितने से सराउंडेड है। ओके, और क्या बताना था इसमें? ठीक है, ये चीज पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे। हाँ, अच्छा, हाँ, इसमें एज लेंथ ए। अब मैंने आपको एक और बात बोली थी कि Na पॉजिटिव को हमने कहाँ बोला है? एज सेंटर पर, और Cl कॉर्नर पर। तो कॉर्नर से, यानी एज पे चल रहे हैं आप, एज पर, कॉर्नर से कॉर्नर तक जाओगे एज पर, तो आपको पता चलेगा कि आपको बीच में, मिड में Na पॉजिटिव भी मिलेगा, यानी कि आपको 2Rc + Ra, ये आपको एज लेंथ मिलेगी, एज लेंथ। ठीक है ना। और एक मैं आपको इसमें फ्लोराइड स्ट्रक्चर बता देता हूं। फ्लोराइड जैसे CaF2 का स्ट्रक्चर ना, CaF2 के केस में, CaF2 में क्यों बता रहा हूं, इसी टाइप से आप बिल्कुल इन्वर्ट कर देना तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, किसका? Na2S का। इसमें Ca डबल पॉजिटिव आयंस, अब ये है जिसमें कैटाइन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो कॉर्नर एंड फेस सेंटर दोनों जगह प्रेजेंट होंगे, तो कॉर्नर एंड फेस सेंटर हो गए, इसका मतलब इसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे कैटाइन, वो कितने हो जाएंगे? 4। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा आपको आंसर। और जो F नेगेटिव आयन होते हैं वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप सोचो जरा कि अगर आपके पास जो एटम्स हैं वो 4 हैं, तो टेट्रल वॉइड जस्ट डबल होंगे ना, 8। इसका मतलब वैसे ही आपको क्लियर हो गया कि ZA की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि F सारे के सारे टेट्रल वॉइड में फिलअप है। ओके, और क्या बताया था इसमें मैंने आपको? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लो इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca डबल पॉजिटिव आयन, Ca डबल पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 4। यानी कि अगर आपसे रेशियो पूछा जाए Ca डबल पॉजिटिव आयन और F नेगेटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो आप क्या बताएंगे इसमें? 8:4 ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो। यानी कि एक Ca डबल पॉजिटिव आयन 8F नेगेटिव से सराउंडेड होता है, और एक F नेगेटिव आयन 4 Ca डबल पॉजिटिव से सराउंडेड होता है ना। ओके, ठीक है। इसमें एक और चीज यहां पर जरा सुनो, √3a, सबसे पहले तो √2a की बात करते हैं। √2a यानी बॉडी फेस डायगोनल, फेस डायगोनल √2a। जब आप फेस डायगोनली जाएंगे तो मैंने आपको बोला कैल्शियम कॉर्नर पे भी और फेस सेंटर पे भी है। कॉर्नर और फेस सेंटर पे, यानी कि फेस डायगोनली जब आप जाएंगे तो कॉर्नर पे भी Ca डबल पॉजिटिव मिलेगा, फेस सेंटर पे भी Ca डबल पॉजिटिव मिलेगा, और कॉर्नर पे भी फेस Ca डबल पॉजिटिव मिलेगा। यानी आपको 4Rc मिलेगा ना, 4Rc। तो 4 रेडियस हो गया कैटाइन का, तो 4Rc, राइट। और इससे आप आराम से बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको √3a कैलकुलेट करना है तो ठीक है, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। √3a इज इक्वल टू, जो मैं पहले लिखने वाला था, वो आपको मिलेगा 4Rc + Ra। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बात Na2O में भी यूज हो सकती है, ठीक है। तो आप एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर याद रखना, इसमें एंटी फ्लोराइड होता है Na2O। बस Na2O में क्या डिफरेंस है? O डबल नेगेटिव आयन कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर एंड फेस सेंटर, फेस सेंटर। और Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल। ऑल क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि आप, अच्छा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O डबल नेगेटिव आयन एंड Na पॉजिटिव आयन बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर हो गया 8:4। क्लियर? सेम केस यहां पर आप बोल सकते हैं √2a इक्वल टू, देखो इसमें 4Rc बोला था, लेकिन इसमें आप 4Ra बोल सकते हैं कि एनायन मिलेगा आपको कॉर्नर पे और फेस सेंटर पर। लेकिन √3a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4Rc + Ra, क्योंकि कैटाइन एनायन दोनों मिलते हैं यहाँ पर। चलिए, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं ZnS स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड। ZnS में बड़ा स्पेशल केस है भाई। S डबल नेगेटिव आयन तो सही बात है, कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर पे एंड फेस सेंटर पर।
फेस सेंटर। बट जेड डबल पॉजिटिव आयन कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल, अल्टरनेट यानी सारे टेट्राहेड्रल फिलअप नहीं होंगे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल। तो मेन बात ये होगी कि इसमें सारे टेट्राहेड्रल फिलअप नहीं है, यानी ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एफसीजी टाइप यूनिट सेल में आपको 8 टेट्राहेड्रल मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ फिलअप कितने हैं? 4। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले जैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 8⁴ वगैरह लिखते थे, अब यहाँ पर वो नहीं होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस डबल नेगेटिव आयन एंड जेड एन डबल पॉजिटिव आयन इज 4:4, 4:4। ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, √2a का केस वही लिखेंगे। √2a इक्वल टू क्या होगा? अब एनाइन है तो 4Ra, और √3a इक्वल टू 4Rc प्लस R। इनमें कोई चीज नहीं आएगा भाई। ये मत कहना सर यहाँ पर एटम नहीं था तो उसका रेडियस क्यों काउंट किया? क्योंकि जब एटम हो या ना हो, स्पेस तो है ना, वो जगह खाली तो है ना, तो वो डिस्टेंस तो काउंट होगी ना, इसलिए। राइट। फिर आता है हमारे पास, इसमें एक और चीज आती है, इम्प्योरिटीज। शॉर्ट की इफेक्ट, फ्रेंकल इफेक्ट वगैरह की बात करते हैं, सॉरी इम्प्योरिटीज बाद में, डिफेक्ट्स की बात करते हैं। डिफेक्ट्स, ठीक है ना। इसमें एक आता है हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुना। शॉर्ट की डिफेक्ट में लैटिस से, पहली बात, हाँ बहुत क्लियर, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम चेंज नहीं करना है आपको। पहला केस, वॉल्यूम ऑफ लैटिस चेंज नहीं करनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं करनी है। अब बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में। शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है, एटम्स यानी कोई एनायन या कैटायन लैटिस छोड़ के बाहर चला गया, लैटिस छोड़ के बाहर चला गया तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई एनायन कैटायन फिर चला जाएगा। इसके कारण से कुल मिला के मैंने ये बोला, अगर कैटायन लैटिस छोड़ के बाहर चला गया तो लैटिस पे कैसे चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए लैटिस हमेशा न्यूट्रल रखना है, तो एनायन भी लैटिस छोड़ के बाहर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, उसके अंदर वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी। इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। राइट। तो ये जो बना इसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। इससे हुआ क्या, लैटिस का वॉल्यूम तो वही है लेकिन ओवरऑल मास में कमी आ गई, यानी डेंसिटी ऑफ लैटिस डिक्रीज जाएगी। ये डिफेक्ट जनरली हमें किस में देखने को मिलता है? ये डिफेक्ट देखने को मिलता है ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें उनका आयनिक साइज डिफरेंस कम है। आयनिक साइज डिफरेंस कम है यानी कि वो ऑलमोस्ट सेम साइज के होंगे, इसलिए। राइट। तो ये हमारे पास इसमें डिफेक्ट मिलता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे सीजियम क्लोराइड है, और कौन सा एग्जांपल है, NaCl है, और AgBr है, और KCl है। हाँ एक बात और, AgBr जो एग्जांपल है वो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में आता है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है भाई? फ्रैंकल डिफेक्ट में पूरा लैटिस एज इट इज बिल्कुल बना हुआ है, उसमें कहीं से कैटाइन निकल के लैटिस में कहीं अपनी जगह छोड़ के कहीं खाली जगह में जो इंटरस्टिशियल साइट होती है वहां आके बैठ जाएगा। वहीं आके बैठ गया ना, बाहर तो नहीं गया ना। अगर बाहर नहीं गया तो लैटिस की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिफेक्ट तो बन गया ना, क्योंकि उसने अपनी जगह तो छोड़ रखी है। तो इस टाइप के डिफेक्ट बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इससे डेंसिटी चेंज नहीं होती, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक ना। यहाँ ये कौन शो करता है? अब जरा सोचो, इंटरस्टिशियल साइट में आना है तो कैटायन का साइज काफी छोटा रहा होगा ना एनायन से। भाई आप सोचो ना, क्रिकेट, जरा टेनिस बॉल को आपको फुटबॉल से बना हुआ एक, मतलब 3-4 फुटबॉल जोड़ दो, उनके बीच में एक वॉइड बनेगा, उसमें टेनिस बॉल तो आ ही सकती है ना। यानी जब साइज डिफरेंस बहुत होगा तो ऐसे कंपाउंड जिनके आयनिक साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है वही इस डिफेक्ट को शो करते हैं। राइट। इसमें एग्जांपल्स है हमारे पास AgCl, AgBr, AgI, ZnS, और मैंने पहले बोल दिया आपको कि AgBr दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो मैंने कौन सा बताया था, फर्स्ट हो गया शॉर्ट की, सेकंड इज फ्रैंकल। नाउ नेक्स्ट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में एक आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप सुन लीजिएगा वीडियो को, ज्यादा बेहतर रहेगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, जैसे मेटल का मतलब बाय डिफॉल्ट कैटायन, तो कैटायन और एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन अपनी अपनी पोजीशन पे अरेंज्ड है, ठीक ना। अब इसके अंदर जब आप यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कैटायन की क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए, यानी कि लैटिस में कहीं से एक्स्ट्रा कैटायन एटमॉस्फेयर से कहीं से आके उसमें इंटरस्टिशियल साइड में फिट हो गया, तो इसके कारण उस लैटिस पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज। एक तरीका तो ये होता है, यानी हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन लैटिस साइट।
इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन पॉजिटिव चार्ज डबल हो गया तो उसके कारण उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या होता है वो कहीं से एटमॉस्फेयर से कहीं से खाली जगह में से एक आध कहीं पर इलेक्ट्रॉन उस लैटिस के इंटरस्टिशियल साइड में आके फिट हो जाता है। यानी कैटाइन भी आके उसके इंटरस्टिशियल साइड में फिट हो गया, इलेक्ट्रॉन भी आके फिट हो गया। अब कैटाइन के आने से डेंसिटी तो बढ़ गई ना लैटिस की। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक डिफेक्ट होता है एक्स्ट्रा कैटाइन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, इससे डेंसिटी बढ़ जाती है। एक दूसरा डिफेक्ट सुनते हैं, अगर एनाइन लैटिस छोड़ दे, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। अगर कोई एनाइन लैटिस छोड़ के बाहर चला जाए, लैटिस छोड़ के बाहर चला जाए तो ओवरऑल एनाइन कम हो गया, यानी कैटाइन क्वांटिटी ज्यादा। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए जो एनाइन गया उसकी जगह कहीं इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की बड़ी स्पेशल बात है भाई, इसके पहले तो ये बताता हूँ एनाइन छोड़ के चला गया तो डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एनाइन के बराबर तो नहीं होगा। एनाइन के बराबर चार्ज होगा, मास नहीं होगा भाई, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे, वो एनाइन मतलब नेगेटिव नेगेटिव वो सब बराबर कर दिया। नहीं, एनाइन मतलब कोई नेगेटिव आयन, सीएल नेगेटिव आयन चला गया, अब सीएल नेगेटिव आयन की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया। सीएल नेगेटिव आयन का मास कितना होता है, कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या उसको कंपेयर करेगा, बट चार्ज कंपेयर करेगा ना। तो मैं एक एग्जाम्पल पर बोल रहा हूँ सीएल और एन इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो डेंसिटी कम हो जाती है, एनाइन वैकेंसी बोल रहा हूं मैं, एनाइन वैकेंसी, ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण कलरेशन आती है, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग एफ सेंटर, राइट। इसमें नंबर ऑफ कैटाइंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनाइंस। ये जो मैंने मेटल एक्सेस डिफेक्ट बताया, दोनों दो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बताया। एक बताया ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, दूसरा मैंने आपको बताया ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, और इसमें एफ सेंटर यानी फर्व एफ सेंटर मिलता है। और दूसरी बात आपको सबसे बड़ी बात इसमें याद रखनी है, सारे के सारे क्रिस्टल न्यूट्रल रखने हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होती है, ये डिफेक्ट जनरली शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जैसे एक Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव सराउंडेड है, यानी एक Fe एक O को बैलेंस करेगा। लेकिन आपको पता है Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, तो अगर कहीं पर दो Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए तो वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं ना, यानी उसमें से एक Fe डबल पॉजिटिव लैटिस छोड़ के बाहर चला जाएगा। अपने नोट्स में इस बात को ध्यान से सुन भी लेना और देख भी लेना, राइट, पढ़ लेना। तो एक इस टाइप से वैकेंसी बन जाती है, और इस टाइप से कैटाइन कम हो जाते हैं। ओवरऑल कैटाइन कम हो गया, चार्ज तो बैलेंस है अभी भी। देखो सोचो 10 Fe डबल पॉजिटिव थे, 10 Fe डबल पॉजिटिव थे, 10 Fe डबल पॉजिटिव मैं ऐसे लिख देता हूँ, और 10 O डबल नेगेटिव, देखो बैलेंस्ड है एनाइन। अब यहाँ पर कोई दो Fe डबल पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, यानी हमारे पास कोई दो Fe डबल पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। अब हमारे पास बचे कितने, 8 Fe डबल पॉजिटिव। तो 8 Fe डबल पॉजिटिव में से अगर आप ध्यान से देखें, यहां से एक Fe डबल पॉजिटिव को लैटिस छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, एक Fe डबल पॉजिटिव को लैटिस छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो आप देखो यहां पर हमारे पास 7 Fe डबल पॉजिटिव और 2 Fe ट्रिपल पॉजिटिव होंगे। अब नेट चार्ज देखो, यहाँ पर 6 पॉजिटिव ये, और यहाँ से 14 पॉजिटिव ये, टोटल पॉजिटिव कितना है 20 पॉजिटिव। ये 20 नेगेटिव को बैलेंस कर लेगा ना, अभी 20 नेगेटिव को बैलेंस कर लेगा ना। तो आप देखो ओवरऑल हमारे पास Fe कितने हैं, अब ओवरऑल Fe तो हमारे पास 9 हो गए ना, होगी ना कैटाइन वैकेंसी, यानी मेटल डेफिशिएंसी होगी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसे मैं आपको बताऊं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप से एक लैटिस बना होता है। अब आप जानते हैं इसमें कि एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव को बैलेंस कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको मेल्ट कर दें और उसमें SrCl2 मिला दें, जब आप Sr मिलाएंगे तो अगर एक Sr कोई एक Sr Na और दोबारा इसको सॉलिड होने दें, तो जब एक Sr इसकी जगह ले लेगा, यहाँ पर मैं कलर बदल देता हूँ, और Sr Na पॉजिटिव की जगह ट्रैप हो गया, तो एक Sr दो Cl को बैलेंस कर सकता है ना। अगर वो दो Cl को बैलेंस कर सकता है तो किसी एक जगह से Na पॉजिटिव गायब हो जाएगा, और Na पॉजिटिव गायब हो जाएगा। इसके कारण से होगा ये कि उसके अंदर चार्ज तो बैलेंस हो गया, बट जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी Sr आ गई, और इससे वैकेंसी बन गई। यानी एक Sr ने दो Na पॉजिटिव रिप्लेस किए, एक जगह खुद बैठ गया और एक जगह वैकेंसी बना दी। दोबारा बोलता हूं, एक Sr डबल पॉजिटिव ने
दो Na पॉजिटिव रिप्लेस किए जिसमें एक वैकेंसी बनी, क्योंकि एक जगह तो वो खुद आके बैठ गया ना। मुझे लगता है बात क्लियर होगी। इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ना और कम होना इस बात पे डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी क्या है। अब ऐसा डबल पॉजिटिव का मास अगर 2 Na पॉजिटिव से ज़्यादा है तो डेंसिटी बढ़ गई। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें इम्प्योरिटी का मास 2 Na पॉजिटिव से कम होता तो इम्प्योरिटी तो डेंसिटी कम हो जाती, राइट। और ये क्विक रिवीजन ऑफ सॉलिड स्टेट फिनिश। बाय, गुड नाइट।